पीकू ने लिखा है, प्रणाम। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, कोई एक दूसरे का मनोभाव पढ़ नहीं पाता। संबंध में हम इसलिए जाते हैं कि कोई तो हमें समझेगा। बिल्कुल ठीक बात है पीकू। संबंधों की एक बड़ी कमजोर नस है, कोई तो हमें समझेगा। और संबंधों की यही सबसे बड़ी पीड़ा है, कोई हमें समझता नहीं। कोई तो हमें समझेगा और कोई हमें समझता नहीं, इसके बीच में ही लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है। क्या कोई किसी को समझ सकता है? क्या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को समझना संभव है? समझना एक बहुत व्यापक घटना है। हम अभी अपने को ही नहीं समझ पा रहे हैं। ये सारा जो बॉडी माइंड एपरेटस है, ये जो यंत्र बन गया है, कितना जटिल है, अभी हमें खुद ही समझ में नहीं आया। फिर हम दूसरे से उम्मीद करते हैं वो समझ लेगा। तो एक तो ये इच्छा छोड़ देनी है कि कोई समझेगा, लेकिन फिर क्या चाहत है? समझने से ज्यादा बड़ी चाहत है तुम्हारे होने का सम्मान। जो तुम्हारी बीइंग है उसकी एक्सेप्टेंस, तुम्हारे होने का स्वीकार, तुम्हारे होने में एक भरोसा। तो ये स्वीकार, सम्मान और भरोसा, एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट और एक रेवरेंस जो भी है, वो उसकी तलाश है व्यक्ति को। समझने की तलाश नहीं है, क्योंकि वो एक मरीचिका बनी रहती है, वो कभी भी गुत्थी हल नहीं होती। जैसा कि तुमने लिखा कि दो लोग भिन्न हैं, तो भिन्न तो हैं, बहुत ही भिन्न है। एक व्यक्ति अपने में एक संसार है और दूसरा व्यक्ति अपने में एक संसार है। संबंधों में ही नहीं, व्यक्ति गुरुओं के पास भी इसीलिए जाता है। वो सोचता है कि जो गुरु है वो तो हमको समझता होगा। और गुरु लोग भी सब अपने MRI, CT स्कैन टाइप के कुछ इनविजिबल इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे हुए होते हैं कि ठीक है, हम तो देख रहे हैं तुमको, जो तुम नहीं जानते हो अपने बारे में, हम तुम्हारे बारे में वो भी जानते हैं। तो व्यक्ति को लगता है कि चलो कोई ना समझा हमको, लेकिन यहाँ तो समझा जा रहा है। लेकिन वहाँ डर भी लगता है कहीं ज़्यादा ना समझ लिया जाए। डर भी लगता है, समझो भाई, लेकिन थोड़ा आहिस्ते से, ज़्यादा भी ना समझ लेना हमको। तो वहाँ पर एक डर भी लगता है लोगों को। लेकिन वास्तविकता इससे विपरीत है। वास्तविकता इससे विपरीत है कि हम दूसरे की भिन्नता और अनूठेपन का स्वीकार ही कर सकते हैं। समझने का भाव मिथ्या है। और जब हम स्वीकार करते हैं, तुम्हारे होने का सम्मान करते हैं, तो तुम्हारा अनूठापन खिलता है। प्रेम में क्या होता है? प्रेम में क्या हम एक दूसरे को समझते हैं? नहीं। प्रेम में हम जितना होते हैं उतना ही एक दूसरे के प्रति एक अजीब से रहस्य से भरते जाते हैं। प्रेम का यही तो सबसे बड़ा आकर्षण है कि तुम प्रेम में हुए किसी के, तो दूसरा तुम्हारे लिए रहस्य की तरह हो गया। कुछ समझ नहीं पड़ता है, क्यों है, क्या है, कुछ पता नहीं पड़ता, लेकिन है कुछ ऐसा अदम्य सा आकर्षण है जो खींचता है। लेकिन ये क्या है? फिर हम उसको जनरलाइज करते हैं, उसका सामान्यीकरण करते हैं, उसको हम बनाते हैं शायद इसलिए, शायद इसलिए। वो सब नहीं होता, उसका कोई जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण नहीं होता। प्रेम में गए तो जो थोड़ा बहुत समझते थे वो समझ भी गई एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे का इतना अनूठापन सामने आया, और जितना अनूठापन सामने आया उतना ही प्रेम गहरा हुआ। फिर प्रेम की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आई, वो आई कि दूसरे का तुमने स्वीकार किया या दूसरे ने तुम्हारा स्वीकार किया, और उसके होने का पूरा सम्मान,
तो व्यक्ति के भीतर, उसके अंतरतम में जो भी प्रसुप्त संभावना, यानी कि सोई हुई संभावनाएं, जो हिडन पॉसिबिलिटीज पड़ी होती हैं, वो सब फ्लावरिंग उनकी होने लगती है, वो सब खिलने लगती हैं। तो इसीलिए प्रेम में खिलावट लेकर आता है। लेकिन यहाँ फिर एक ऐसी श्रृंखला शुरू होती है, ऐसा चेन रिएक्शन शुरू होता है। जब खिलावट होती है तो फिर एक रहस्य खुल जाता है कि ये क्या है, कितना अद्भुत है। वहाँ पर लोग प्रेम को मार डालते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। वो प्रेम का हो जाता है पोस्टमार्टम। कई बार प्रेमी प्रेयसी, पति पत्नी या इवन दोस्त भी बैठकर आपस में सोचते हैं कि हम एक दूसरे को सब अपना दिल खोल कर बताते हैं, पूरी अपनी ऑटोबायोग्राफी बताते हैं, जिससे हमको समझा जा सके कि मैं वहाँ पैदा हुआ, फिर मैंने ऐसे संघर्ष किया, फिर मैंने ऐसे पढ़ाई करी, फिर मैं ये किया, फिर आगे बढ़ा। ज़्यादा संघर्ष को ड्रामेटाइज ग्लोरीफाई करना है तो बेंच पर भी सोइए कहीं पर, या कई दिन खाना नहीं खाया, वटेवर, तमाम तरह की चीज़ें कि जब अपनी ऑटोबायोग्राफी बता लेते हैं तो मतलब सब कुछ तो बता डाला, अब तो दूसरा हमको समझ गया होगा। और जहाँ से चले थे वहीं जितना तुम बताते हो उतना और कहानी उलझ जाती। इस पर किसी प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति ने कहा था कि ऑटोबायोग्राफीज आर ऑलवेज लाइज एंड बायोग्राफीज आर डबल लाइज। जो आत्मकथा है वो हमेशा एक झूठ होती है, क्योंकि तुम्हारा परसेप्शन है। तुमने अपने को जैसे देखा था और जिस समझ, जिस चेतना, जिस बोध के धरातल से देखा था, तुमने उसको माना था। तो वो जो पर्सनल स्टोरी है वो एक्चुअलिटी नहीं है। तुम्हारी समझ अलग होती, चेतना का तल अलग होता, वो स्टोरी बदल गई होती, वो कहानी नहीं होती। तो क्या आत्मकथा लिखो? वो लोग बड़े शान से आत्मकथा लिखते हैं, लेकिन आत्मकथा क्या कहोगे? तुम्हारा अपना परसेप्शन है, वो कोई आत्मकथा नहीं होती। तुम्हारी समझ के, अवेयरनेस के तल बदल जाएं, उसी घटना को देखने का तुम्हारा सारा नज़रिया बदल जाएगा। तो आत्मकथा तो झूठ है, तो क्या उससे जानेंगे? फिर बायोग्राफी, जीवनी की जो बड़ी चर्चा होती है, जीवनी में दूसरा व्यक्ति देखता है तुमको। एक तो जो हम खुद ही ना देख पाए अपनी घटनाओं को, फिर दूसरा व्यक्ति देखता है, हमारे परसेप्शन को अपने परसेप्शन से देखता है, तो वो तीसरा परसेप्शन पैदा करता है, और पढ़ने वाला फिर चौथा पांचवा एंडलेस परसेप्शन पैदा करता है। वो बड़ा मजा आता है लोगों को बायोग्राफीज पढ़ने में, लेकिन मुझे सबसे स्टूपिड काम लगता है बायोग्राफीज पढ़ना। क्या पढ़ोगे उसमें? किसी की कोई कहानी किसी को पता नहीं चलती। जीवन में किसकी क्या एक्चुअल स्टोरी है आज तक कोई नहीं जानता। तो संबंधों में तो ये हो ही नहीं सकता। तो इस समझने का भाव एक तो ड्रॉप करना है। लेकिन अगर ये आता है तो एक प्रश्न इसमें खड़ा होता है, क्यों आता है समझने का भाव? क्यों व्यक्ति के अंदर ये तड़प होती है कि कोई दूसरा मुझे समझे? ये तड़प हर व्यक्ति के अंदर उस अस्तित्व के माध्यम से आती है जो उसके अपने कॉम्प्लेक्सिटीज के सुलझाव की है। हर व्यक्ति के ऐसे पैकेज में आता है जिसकी अभी अनपैकिंग करनी है, सेट करना है, सब उसको फिट करना है। जब तक वो नहीं कर लेगा एक बेचैनी रहेगी। जैसे मान लो तुम्हारे पास बहुत ही मॉडर्न लेटेस्ट मोबाइल की ही डिलीवरी हो गई। मोबाइल छोटा सा गैजेट है, बहुत टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन फिर भी अब उसमें क्या बेचैनी है कि पहले उसको खोला जाए, उसकी अनबॉक्सिंग करी जाए, फिर उसको चार्ज किया जाए, फिर उसको पर्सनलाइज किया जाए, फिर उसकी सारी सेटिंग करी जाए अपने हिसाब से। जब तक हम सारा नहीं कर लेते हैं तब तक चैन नहीं आता। मैं भी जब नया कोई गैजेट लेता हूँ तो पता था रात के 2 बजे तक उसको सेट ही कर रहा हूँ। जब तक वो पूरा सेट नहीं हो जाता, खुद भी सेट नहीं होते। कभी कभी तो छोड़ दिया, फिर एकदम से उठ के उसको कुछ ख्याल आया, अच्छा ये चीज़ रह गई थी, इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो ये नए गैजेट में करते हैं। तो इंसान एक ऐसा गैजेट है
जब तक उसकी जो भी हिडन पॉसिबिलिटी हैं वो अनलॉक नहीं होंगी, ओपन नहीं होंगी, वो एक फ्लो में नहीं आएगा, उस प्रवाह में नहीं आएगा, तो वो तड़प बनी रहेगी कि समझा नहीं जा रहा। मोबाइल के गैजेट में, कोई भी गैजेट में देखें, उसमें क्या समझा नहीं गया? क्योंकि हमने उसका उपयोग नहीं किया। उपयोग नहीं किया तो बेकार पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है। अच्छे से अच्छा गैजेट हो सकता है और तुम्हारा अगर उससे लगाव है, तुम्हारे लिए बेचैनी का सबब हो सकता है। इंसान एक ऐसा गैजेट है जिसके अंदर तो इतनी अनंत संभावनाएं हैं कि वो जागने के लिए व्याकुल होती हैं, धक्का दे रही होती हैं। तो प्रेम में क्या होता है? दूसरा व्यक्ति द्वार बन जाता है हमारे लिए, जहाँ से वो जमीन हमें मिलती है, वो आसमान हमें मिलता है, जहाँ पर वो संभावनाएं खिल सकती हैं, संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। क्योंकि जैसे हमारे बाहर के जगत में किसी बीज के खिलने के लिए धूप, हवा, पानी चाहिए होता है, ऐसे एक व्यक्ति की जो लेटेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसकी जो सोई हुई संभावनाएं हैं, उनके खिलने के लिए सम्मान चाहिए होता है, थोड़ा ध्यान चाहिए होता है, उस पर भरोसा चाहिए होता है, और एक नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन, वही उसको रहस्य में ले जाता है। प्रेम की घटना में ये सब कुछ उसको उपलब्ध होता है। उसको जज नहीं किया जा रहा है, उसका आकलन नहीं किया जा रहा है, उसको छोटा या बड़ा नहीं बनाया जा रहा है, उसके अनूठेपन को स्वीकार किया गया है, ध्यान है, भरोसा है, सम्मान है, तो वो खिलने लगता है। इसलिए प्रेम का भी आकर्षण है। बस समझे जाने में इस एंगल से देखिए कि तुम्हारी खिलावट, जो इनर फ्लावरिंग है, वो बाकी समझने में जो ऑटोबायोग्राफिकल समझना है उसमें नहीं पढ़ना है। वो कोई नहीं समझता, किसी को कोई समझ भी नहीं सकता, उसकी ज़रूरत भी नहीं।